आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो सत्ता, धोखे और गजब की रणनीति के बारे में है। ये कहानी है एक भिड़िए की जिसने बड़ी चालाकी से सिंहासन हथिया लिया। लेकिन मजे की बात यह है कि ये कहानी उससे भी कहीं ज्यादा एक गधे की है जिसने और भी बड़ी चालाकी से सब कुछ पलट दिया। तो चलिए इस सियासी खेल की परतों को खोलते हैं। तो इस कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे एक धोखेबाज की आखिरी इच्छा से यह सारा खेल शुरू हुआ। फिर भेड़िए का जुल्मी राज कैसा था। इसके बाद आएगा कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, गधे की बदलती भूमिका। और फिर देखेंगे कि कैसे भेड़िया अपने ही बुने जाल में फंस गया। और आखिर में बात करेंगे शासन के उस नए नियम की जो इस पूरी कहानी से निकलकर सामने आया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, एक धोखेबाज की आखिरी इच्छा। यहां हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा झूठ एक बहुत बड़े तख्ता पलट की वजह बन गया। देखिए, भेड़िए का प्लान बहुत ही सीधा साधा था और यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। पहला कदम, एक खतरनाक बीमारी से मरने का नाटक करो। दूसरा, बस 5 दिनों के लिए राजा बनने की आखिरी इच्छा जाहिर कर दो। भेड़िए ने राजा के अच्छे स्वभाव पर, उसकी नेकी पर दांव खेला। ये दिखाता है कि वो कितना शातिर था। मौके को पहचानना और उसका फायदा उठाना उसे बखूबी आता था। और भेड़िए की टाइमिंग देखिए, एकदम परफेक्ट। शेर सिंह, जो जंगल का राजा था, उसे लक्कड़बग्घे ने एक जाल में फंसाकर अपने किसी बीमार दोस्त से मिलने के लिए भेज दिया था। अब शेर को 5 दिन के लिए जाना था और उसे किसी को तो अपनी जगह बिठाना था। भेड़िए ने इसी मौके को लपक लिया। अब शेर सिंह ने क्या सोचा? उन्होंने सोचा, वाह, एक तीर से 2 निशाने, इसे राजा भी बना दूंगा और बाघ राजा से मिल भी आऊंगा। 2 पुण्य के काम हो जाएंगे। यहां शेर का भोलापन साफ दिखता है ना। अच्छा करने की धुन में उसे इतना बड़ा धोखा नजर ही नहीं आया। और यही एक राजा की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, आंखें बंद करके भरोसा करना। तो भेड़िया राजा बन गया, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं, जहां हम देखेंगे भेड़िए का अत्याचारी शासन और कैसे सत्ता मिलते ही तानाशाही शुरू हो गई। जैसे ही शेर जंगल से गया, भेड़िए ने अपना असली रंग दिखा दिया। उसने फौरन नए कानून बनाने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि उसे असली राजा वाली फीलिंग चाहिए थी। उसका ये पहला कदम ही बता देता है कि उसके अंदर सत्ता की कितनी भूख थी, कंट्रोल की कितनी चाहत थी। वो बस एक मौके का इंतजार कर रहा था। और मजे की बात यह है कि उसे एक सलाहकार भी मिल गया, एक गधा। शुरू में यह गधा पूरा चापलूस था। उसने भेड़िए से कहा, आप तो महान राजा हैं, आपको एक ऐसा नियम बनाना चाहिए जिससे सब आपको राजा माने। यहां गधे का किरदार एक अवसरवादी जैसा लगता है, जो बस सत्ता के साथ रहना चाहता है। तो भेड़िए ने कौन से फरमान जारी किए? पहला कानून, कोई भी जानवर उसकी इजाजत के बिना जंगल में नहीं आ सकता। वजह क्या बताई? कि वो जंगल को दुश्मन जानवरों से बचा रहा है। और नतीजा, जो भी बिना इजाजत के आया उसे घुसपैठिया बताकर जेल में डाल दिया जाएगा। ये तानाशाही का पहला कदम होता है, लोगों की आजादी पर कंट्रोल। तो बदलाव कितना बड़ा था। शेर के राज में थी आजादी और भरोसा, वहीं भेड़िए के राज में आ गए सीमा पर पहरे और संसाधनों पर कब्जा। मतलब एक खुला जंगल एक बंद जेल जैसा बन गया था। भेड़िया यहीं नहीं रुका। उसका दूसरा फरमान था दक्षिणी नदी पर कब्जा। उसने ऐलान कर दिया कि अब उस नदी का पानी सिर्फ उसका है, कोई और जानवर वहां से पानी नहीं पी सकता। यह किसी भी तानाशाह की एक क्लासिक चाल है। जीने के लिए जो जरूरी चीजें हैं उन पर अपना कंट्रोल कर लो। अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। अब तक जो गधा सिर्फ एक चापलूस लग रहा था, उसकी भूमिका बदलने वाली है। वो एक चापलूस से एक मास्टर रणनीतिकार कैसे बना, ये देखते हैं। तो होता यह है कि शेर वापस लौटता है और उसे पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। लेकिन उसे भेड़िए के पहरेदार बॉर्डर पर ही रोक लेते हैं और उसे घुसपैठियां बताकर जेल में डाल देते हैं। सोचिए, भेड़िए का बनाया कानून खुद शेर के ही खिलाफ इस्तेमाल हो गया। शेर ये देखकर हैरान था कि डर के मारे उसकी अपनी ही प्रजा उसके खिलाफ हो गई। और इसी जेल में शेर से मिलने कौन आता है? वही गधा। लेकिन उसका अंदाज अब बिल्कुल बदल चुका था। वो शेर से कहता है, मैं यहां आपको तसल्ली देने नहीं आया हूं, मैं तो आपको आपकी गलती बताने आया हूं। यहां गधे का असली किरदार सामने आता है। अब वो चापलूस नहीं, एक स्ट्रैटेजिस्ट है।
गधा शेर को समझाता है कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी आंखें बंद करके भरोसा करना, और फिर वो शेर को सत्ता वापस दिलाने के लिए एक सीक्रेट प्लान बताता है, एक ऐसा प्लान जो भेड़िए के घमंड को ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना देगा। अब देखते हैं कि गधे का प्लान था क्या, कैसे उसने भेड़िए को उसी के जाल में फंसाया। ये योजना किसी पॉलिटिकल मास्टर क्लास से कम नहीं थी, जिसमें तानाशाह के घमंड को ही हथियार बनाया गया। तो गधे ने एक बहुत ही चालाक खेल खेला। वो भेड़िए के पास गया और उसे जंगल में हो रहे एक बड़े विद्रोह के बारे में बताया। फिर उसे सलाह दी कि ताकत का इस्तेमाल मत करना, वरना विद्रोह और बढ़ जाएगा। और फिर उसने एक हल सुझाया, एक नया सरकारी पद बना दो। गधे ने भेड़िए के डर का फायदा उठाया और खुद को एक वफादार सलाहकार के तौर पर पेश किया। और ये नया पद क्या था? राजमंत्री। एक ऐसा मंत्री जिसके पास राजा को बनाने और हटाने की शक्ति हो। जाहिर है ऐसा कोई पद होता नहीं था, ये तो एक जाल था जो भेड़िए की और ज्यादा पावर पाने की लालच को देखकर बनाया गया था। भेड़िया इस जाल में पूरी तरह फंस गया। उसे लगा कि शेर तो बस नाम का राजा होगा, असली ताकत तो उसके हाथ में होगी, राजमंत्री के तौर पर। तो वो मान गया। उसने खुद को राजमंत्री बनाया और शेर को वापस राजा बना दिया। उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि वो अपनी ही सत्ता की कब्र खोद रहा है। तो अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है। अब हम देखेंगे शासन का वो नया नियम जो इस पूरी कहानी से निकल कर आता है, और यही इस कहानी का असली सबक है। जैसे ही शेर वापस राजा बना, उसने अपना पहला काम क्या किया? उसने अपनी शाही शक्ति का इस्तेमाल किया और इस नए नए बने राजमंत्री के पद को ही खत्म कर दिया। क्या शानदार चाल थी! भेड़िए ने जो ताकत शेर को दी, शेर ने उसी ताकत से भेड़िए को ही मात दे दी। शेर ने साफ साफ कह दिया, इस जंगल में नियम बनाने और तोड़ने का हक सिर्फ राजा का है। तुम अब कोई राजमंत्री नहीं हो, तुम बस एक आम जानवर हो। ये शासन का एक बुनियादी सिद्धांत है कि आखिरी अधिकार शासक के पास ही होता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सबक इसके बाद आता है। शेर एक ऐलान करता है जो सब कुछ बदल देता है। वो कहता है, आज से कोई भी राजा अकेले कानून नहीं बनाएगा, सारे अधिकार जानवरों के विचारों और उनके समर्थन पर तय होंगे। ये एक तरह से तानाशाही से लोकतंत्र की तरफ एक कदम था। ये बात आज के गवर्नेंस सिस्टम से भी जुड़ती है, जहां असली ताकत किसी एक इंसान में नहीं बल्कि जनता में होती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली शक्ति किसमें है? एक अकेले शासक में या उन लोगों में जिन पर वह शासन करता है?